We have already covered the first 2 units of स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ आईटी। अब हम अपना यूनिट थर्ड कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो थर्ड में क्या है, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग। हमें स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजिक है तो इसमें ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, जैसे हमने बाकी पहले की यूनिट्स में भी करा है। तो एक स्टोरी के तरीके से समझोगे, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा कि आपको पहले बिजनेस प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग करनी है। उसके बाद क्या करोगे आप? इंफॉर्मेशन सिस्टम असेसमेंट करोगे कि भाई आपको किस क्या क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम विजन करोगे कि क्या क्या वो कर सकता है, क्या आपके उसके विजन से रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइडलाइंस, कि उसको आपने देख लिया कि आपने असेसमेंट कर लिया था पहले कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए कर सकता है। आपने विजन देखा कि आप इसको अपने बिजनेस के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसको समझने के लिए आपने गाइडलाइंस समझी, देन उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो अगर आप इस स्टोरी से समझो कि आपने पहले बिजनेस की प्लानिंग करी, बिजनेस के बाद अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की असेसमेंट करी कि आपको कौन सा वाला चाहिए। करने के बाद आपने उसको देखा कि अच्छा ये आपको अच्छा लग रहा है अगर तो आप उसको बिजनेस में अपने कैसे एक बिजनेस के साथ सेटअप कर पाओगे। ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ आप देख सकते हैं, उसके साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको कंबाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइडलाइंस चेक करी, फिर उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए। ईजी था, अच्छे से कर लोगे। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा टॉपिक आ जाता है इसमें, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हम पहले भी बहुत बारी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिजाइन विद अ वे दैट एनेबल्स द लर्न एंड अडेप्ट कॉन्टीन्यूसली। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लर्निंग और अडेप्टेशन जो है कॉन्टीन्यूसली होती रहती है, उसको हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग हमारी इंप्रूव हो जाती है, इनोवेशंस हमारे होते हैं, बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, जहाँ पे हमारी लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी हो रही है तो एम्प्लॉय भी अपने आप को एंगेज फील करेंगे, उनका भी लर्निंग होगी, उनकी ग्रोथ होगी, तो वो अपने आप को सेटिस्फाइड और मतलब एक तरीके से वो समझेंगे कि हाँ भाई हमारा अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। मतलब यूज़ इन द सेंस मतलब कि हमें अच्छे तरीके से केटर किया जा रहा है। ठीक है, हम कहीं से भी उनके राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही है। तो उसके बाद फोर्थ आ जाता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड द प्रोडक्टिविटी, की उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूवड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है बिल्डिंग ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हमें बिल्डिंग करनी चाहिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, कि भैया हमें कल्चर ऑफ द लर्निंग है वो डेवलप करना चाहिए, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए, फोस्टरिंग ऑफ द इनोवेशन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए विप्रो ने एक अपना अकेडमी शुरू की थी, जिसमें उसने ग्रेजुएट्स जो थे उन सबको सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश की थी, विप्रो अकेडमी ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्सीलेंस। ठीक है, VASE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और हम सेकंड कह सकते हैं मिशन 10X। उसने मिशन 10X किया था एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल इंडिया में, नेशन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आउटसोर्सिंग IT फंक्शंस। आउटसोर्सिंग का हमें पता ही है कि भैया दूसरों से काम लेना। ठीक है, अपनी कोर बिजनेस को, कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाए रखने के लिए जो भी हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हैं उनको आउटसोर्स करवा लेने को हम मतलब हम दूसरों से काम लेने को, बिज़नेस लेने को, अपने बिजनेस सपोर्ट करने को जो भी हम सर्विसेज लेते हैं उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो हम टेकिंग द सर्विसेज फॉर बिजनेसेस फ्रॉम द आउटसाइड इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग। और हमें IT फंक्शंस के लिए हम ले रहे हैं तो वो चीज़ें आ गई। तो अब वो यहाँ पे क्या है कि भैया मोटिवेशन टू ऑफ आउटसोर्स, आपको एक मोटिवेशन लगती है, आपको लगता है कि ये काम मैं अपने कोर एक्टिविटीज़ या अपने बिजनेस के साथ साथ नहीं कर सकता हूँ, और मेरे बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, मुझे किसी एक स्पेशलाइज की ज़रूरत है इसके लिए। तो ये आपकी एक मोटिवेशन होती है, आपको रीजंस पता होते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इतने पैसे लग रहे हैं, क्या जो भी सॉर्ट ऑफ आपके रीजंस आ गए। एक आपको रिस्क लगता है कि भैया जो भी आपका वेंडर है वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये सब चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें आप आती हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि आपको आउटसोर्सिंग करनी है नहीं करनी है। अगर आप नहीं करनी है तो आप वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, आपका प्रोसेस एंड हो जाता है। अगर आप बोलते हैं नहीं भाई करना चाहिए, हमारी ज़रूरत है, हमें इससे फ़ायदा होगा, तो आप उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ से करना चाहिए, क्या हमारी किस आप कैपेबिलिटीज़ एनालिसिस करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडर्स की, उसके बाद आप उसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स है यहाँ पर आ जाता है आउटसोर्सिंग का। पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के बाद आप सिलेक्शन करते हैं। पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाँ भाई मुझे आउटसोर्स करने की ज़रूरत है या नहीं है।
अगर ज़रूरत है तो आप सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ से ज़रूरत है, किससे लेनी चाहिए। सिलेक्शन करने के बाद आप उस बंदे से नेगोशिएट करते हैं कि आप कितने बजटिंग यहाँ पे आपकी आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि आपने कर लिया, अब आप उसको आउटसोर्स का इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फिर आप मैनेजमेंट करते हैं कि क्या है और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ईजी था। इसके एग्जांपल के लिए इन्फोसिस ने भी आउटसोर्सिंग किए थे क्लाइंट सर्विसेज अपनी IBM और SAP से। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। सो वी विल बी कवरिंग आर यूनिट 4th and 5th इन नेक्स्ट वीडियोज।